नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, एनोड किरणों के गुणधर्म। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें भी कण है जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। आगे होगा समझ में भाई, इनका ये भी कण होती है, इनका भी कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था हाइड्रोजन की से अगर ये किरणें बनी है तो उसका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन का 1 एमयू होता है। अगर हीलियम वाली ये किरणें हैं तो एक हीलियम का द्रव्यमान 4 एमयू होता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये ऋणावेश की तरफ आकर्षित होती है, अतः ये धनावेशित कण है। देखो भाई, एनोड रे किससे बनी है? एग्जाम्पल, आप तो एग्जाम्पल सोच लो, H प्लस से या He प्लस से, तो इन पे क्या होता है? धनावेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन किरणों पे, ये किरणें जो धनात्मक आवेशित कण से मिलकर बनी होती है, ये किरणें धनात्मक आवेशित कण से मिलकर बनी होती है। तो आप ही मुझे बताओ, विद्युत क्षेत्र में ये किधर की तरफ आकर्षित होंगे? ऋणात्मक प्लेट की तरफ। तो बस वही तो लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये ऋणावेश की तरफ आकर्षित होती है और ये धनावेशित कण है। ठीक है, तो उसके बाद ये किरणें जेडएनएस पे टकराने पे चमक उत्पन्न करती है। भाई जेडएनएस तो क्या है ना, उससे जो टकराएगा चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर अगला है, ये किरणें पदार्थ से टकराने पे उष्मा उत्पन्न करती है। ऑब्वियस सी बात है, इनकी भी गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगला पॉइंट, इन किरणों की प्रकृति व विशिष्ट आवेश निर्वात नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करता है। तो ये वाला पॉइंट जो है, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार याद करने के लिए, कि इन किरणों की जो प्रकृति है व इनका जो विशिष्ट आवेश है, ठीक है ना, वो गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों निर्भर करता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये एनोड किरणें हैं, ये अलग अलग गैस के केस में अलग अलग होंगी। जैसे हाइड्रोजन के केस में ये H प्लस से मिलकर बनेंगी, हीलियम के केस में He प्लस से मिलकर बनेंगी। तो He प्लस का विशिष्ट आवेश, आवेश अपन द्रव्यमान अलग होगा ना, क्योंकि द्रव्यमान अलग होता है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 एमयू है, हीलियम का द्रव्यमान 4 एमयू है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 एमयू होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 एमयू होता है। तो अलग अलग गैस के केस में का द्रव्यमान अलग होता है, तो विशिष्ट आवेश का मान भी अलग अलग आएगा। ठीक है ना, और अलग अलग गैस के केस में द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये जो आपकी जो एनोड किरणें हैं ये अलग अलग है। ठीक है ना, क्योंकि नेचर ही चेंज होगी गैस की। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद एनोड किरण प्रयोग। तो देखो भाई, जैसे ये ए गैस है, ये आवेशित हुई, मतलब हमने इसको ट्यूब में रखा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन को तो अपन क्या बोलेंगे? कैथोड किरण। और जो ये धनात्मक आवेशित कण है ये बन जाएगा एनोड किरण। जैसे H हाइड्रोजन के केस में H प्लस से बन जाएगा एनोड किरण और इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा कैथोड किरण। अगर यहाँ पे हीलियम गैस है तो He प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन से कौन सी किरणें बनेंगी? कैथोड किरण। और He प्लस से क्या बनेगी? एनोड किरण। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अपन अब आ जाते हैं एनोड किरण प्रयोग। तो एनोड किरण प्रयोग, तो जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जब आयनाइज होगा तो हमें क्या मिलता है? H प्लस मिलता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, H प्लस, ठीक है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, इसमें ना एक प्रोटॉन होता है, एक जीरो न्यूट्रॉन होता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन परमाणु में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम फिलहाल हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, इनके समस्थानिकों की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, अभी अपन सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर मैं H प्लस आयन की बात करूं तो इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रोटॉन होगा, जीरो न्यूट्रॉन, और H प्लस इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना, तो जीरो इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस आयन को या H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है। आगे से अब आप ध्यान रखना कि H प्लस को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है H प्लस के अंदर। ठीक है ना, तो प्रोटॉन जो है उसको हम P सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन को हम P सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या हम H प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस पे आवेश कितना होता है? तो इसमें होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये होता है इस पे प्रोटॉन पे आवेश। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 1 एमयू के लगभग बराबर।
ठीक है, उसका जो एग्जैक्टली जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.007 एमयू। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगभग 1 एमयू के बराबर है। ठीक है ना, और इसका जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश अपन मास का रेशियो, तो ये होता है आवेश कितना है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, और द्रव्यमान कितना है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.51 इंटू 10⁻7 गुलाम पर किलोग्राम। ठीक है, ये होगी प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इनमें से आपको काफी कुछ चीजें याद है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? ठीक है, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है ये जेम्स चैडविक ने करी थी। ये रदरफोर्ड के जो थे ये असिस्टेंट थे, लेकिन असिस्टेंट भी बहुत, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट में कोई दम नहीं है भैया, असिस्टेंट भी बहुत खतरनाक होते थे उस टाइम पे। ठीक है ना, बहुत ही नॉलेजेबल होते थे। तो उन्होंने ये कुछ खोज करी थी। उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम की पतली शीट पर अल्फा कणों की बौछार करी थी। तो जब उन्होंने बेरिलियम की पतली शीट पे अल्फा कणों की बौछार करी थी, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का न्यूक्लियस। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो ये हीलियम एटम है, हीलियम परमाणु, हीलियम को हम 2He4 भी लिखते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हीलियम परमाणु की बात कर रहा हूँ, हीलियम परमाणु। ठीक है ना, और अगर मैं इस हीलियम, ये जो He है, इसमें से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, He+2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस He4+2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, बट 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, भाई हीलियम एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब निकल गए, तो बचता क्या है, बचता क्या है, नाभिक बचता है ना। ठीक है ना, तो बस हीलियम का जो नाभिक है, ठीक है, He+2, ये जो He+2 है, इसको बोलेंगे हीलियम का नाभिक, और इसी को बोलते हैं हम अल्फा कण। इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कण। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, बट बता रहा हूँ मैं तो आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की पतली शीट पे इस अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उसने देखा कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुई यहाँ पे। तो हुआ क्या, एक तो कार्बन परमाणु बन गया। ऐसी रिएक्शन आपने रेडियो एक्टिविटी में देखी होंगी, ठीक है ना, 11th-12th में, फिजिक्स में भी देखी होगी, केमिस्ट्री में देखी होगी। और साथ में एक न्यूट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, तो ये, और तो इसका न्यूट्रॉन की खोज उसने पता है कैसे करी थी, उसने जब बेरिलियम की शीट पे अल्फा कणों की बौछार करी थी, तो फिर वहां से न्यूट्रॉन वाले कण निकले थे। और इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने बताया था भाई ये ना तो किसी धनावेश की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ना ऋणावेश की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक ना, किसी प्लेट की किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में भी ये जो है डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। उसने कहा ये कोई नई रे है, जिसपे ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, तो इसने इसको क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला, न्यूट्रॉन रे बोला या न्यूट्रॉन बोला इसने। ठीक है ना, इन कणों को इसने न्यूट्रॉन बोला। ठीक है ना, इन पे आवेश कितना है, 0। ठीक है ना, और द्रव्यमान कितना है इस पे, तो द्रव्यमान लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर, हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा। अगर मैं पीछे देखो, पीछे वाले पेज पे जाते हैं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.672, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 1.675। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बहुत हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ध्यान रखना बस इतना था। आप चाहिए वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दोनों, मतलब मैं वैल्यू बोलूंगा कि इतना ज्यादा वैल्यू, आप तो बस अप्रोक्सीमेटली 1.66 या 1.67 याद कर लो, दोनों की वैल्यू इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बट इतना सा बस आप ध्यान रखो कि न्यूट्रॉन हल्का सा प्रोटॉन से भारी होता है, बहुत हल्का सा। ठीक है ना, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या ग्राम में बोलोगे तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, और एमयू में बोलोगे तो 1.008 एमयू। तो मैं लिख देता हूं इस बात को यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन
हल्का सा प्रोटॉन से भारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। अब द्रव्यमान तो 1.675 into 10 की पावर 27 किलोग्राम है, बट आवेश कितना है? शून्य है। आवेश का मान शून्य है और द्रव्यमान का मास कितना है? वो है 1.675 into 10 की पावर 27 किलोग्राम। बट अगर आपको पता है कि अगर आपका कोई अनुपात है उसमें ऊपर अगर जीरो आ गया तो आपकी फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। तो इसलिए इसका जो विशिष्ट आवेश है क्या है? जीरो आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चाय भी पी लेता हूं मैं। आप लोग भी नाश्ता वाश्ता चाय वाय पीते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण, अभी अभी समझा रहा था मैं आपको। अल्फा कण क्या होता है? ये हीलियम का नाभिक। इसमें अल्फा कण में क्या होते हैं? दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? शून्य। वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इस अल्फा कण पे होता क्या? ये He+2, He+2। तो इस पे आवेश कितना है मुझे बता सकते हो? हीलियम अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? क्या इस पे आवेश 1.6 into 10 की, हालांकि सामने लिखा हुआ, बट आप खुद सोच के देखो, क्या इस पे आवेश प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि इस पे उसका डबल आवेश अल्फा कण पे? तो इस पे डबल आवेश है। क्यों भाई, क्यों डबल आवेश है? क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? He+2 चार्ज है, मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस पे दो धनात्मक आवेश आ गया, दो इलेक्ट्रॉन का धनात्मक आवेश आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आवेश कितना है? 2 into 1.6 into 10 की पावर 17 कूलम, ठीक है ना। ये वैल्यू दिखाई दी, 2 into 1.6 into 10 की पावर 17 कूलम, ठीक है। द्रव्यमान कितना होता है इसका? तो अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक प्रोटॉन का मास कितना है? लगभग 1 MeV। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? लगभग 1 MeV। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन का मास 2 MeV, दो न्यूट्रॉन का मास भी 2 MeV, तो कुल मिला के 4 MeV हो गया ना, ठीक है ना। तो 4 MeV, तो 4 और 1 MeV का जो मास है वो लगभग 1.66 या 1.67 into 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। तो 4 MeV का मास कितना हो जाएगा? 4 into 1.67 into 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये मास समझ में आया नहीं है? मुझे बताओ, ये जो अल्फा कण का जो मास है वो 4 into 1.67 into जो 4 जो आया, ये समझ में आया नहीं है? क्योंकि भाई अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है ना, ठीक है ना। आप बस इतना सा ध्यान रखो कि इसका जो मास होता है 4 MeV होता है, ठीक है ना। जो इसका जो मास होता है वो 4 MeV होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो जीरो है, ठीक है ना। तो भाई एक प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास 1 MeV, तो दो प्रोटॉन का मास 2 MeV। बिल्कुल इसी तरीके से एक न्यूट्रॉन का मास, मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, ये 1 MeV, तो दो न्यूट्रॉन का मास 2 MeV। अब अल्फा कण में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, तो इसके कारण दो प्रोटॉन के कारण हो गया 2 MeV मास, और दो न्यूट्रॉन के कारण भी हो गया 2 MeV। तो टोटल मिला के तो 4 MeV हो गया ना, टोटल मिला के 4 MeV हो गया ना। आई बात समझ में? अशोक कुमार समझ में आया बेटा? अशोक ने पहले नहीं लिखा यार, अभी आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अल्फा कण का, और बस विशिष्ट आवेश कैसे निकालोगे? आवेश अपॉन मास। तो आवेश कितना है इसके ऊपर? 2 into 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम, और मास कितना है? 4 into 1.6 into 10 की पावर 27 किलोग्राम। तो जब आप इनका रेशियो लोगे ना बच्चों, तो इसका रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा फिर आपका 4.79 into 10 to the power 7 कूलम पर किलोग्राम। ये इसका जो है क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अपन कंक्लूड कर लेते हैं भाई, इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी अभी तक, इसको एक बार कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 into 10 की पावर 17 कूलम। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 0, ठीक है।
मतलब अगर अपन इनकी तुलना करें तो इलेक्ट्रॉन पे अपन बोल सकते हैं -1 ई का आवेश होता है। ई का मान जो है 1.6 इंटू 10 की पावर 17 कूलम होता है। आप ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। ये मतलब तुलनात्मक है ये, अगर अपन तुलना करें तो। द्रव्यमान आपके सामने लिखा हुआ ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम, या ग्राम में भी आप जो है 9.1 इंटू 10 की पावर 28 ग्राम। आपको इतना तो पता ही होगा ना यार, सबको पता होगा कि यार 1 किलोग्राम जो होता है वो 10 की घात 3 ग्राम होता है। एक किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, सबको पता होगा यार, ये वाली छोटी सी बात मैं भी क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस इसी से अपन जो किलोग्राम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है अच्छा एमयू में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.005 एमयू। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सारी वैल्यूज जो है अभी अभी हमने देखी थी, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना, और देखो भाई ये नीचे देखो, इस टेबल के नीचे देखो, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। कौन बनेगा करोड़पति में पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, तब सही बोलोगे नहीं बोलोगे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है। ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक है, और अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात लो तो ये लगभग 1837 आता है। इसको आप ऐसे समझो, इसको मैं एक सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। जैसे अपने अपन आजकल घरों में ही है ना, तो गली में सब्जी बेचने वाले आते हैं ना, तो सब्जी बेचने वाले आते हैं तो उनके पास क्या होती है, तराजू होती है। ठीक है ना, तराजू में दो पल्ले होते हैं, दो मतलब साइड होती हैं। एक तरफ वो क्या रखता है, बाट रख देता है। जैसे आपको 1 किलो सब्जी लेनी है तो एक तरफ तो बाट रख देगा 1 किलो का, दूसरी तरफ वो सब्जी रख देता है। बस कुछ कुछ वैसा ही समझो आप। ठीक है ना, तो आप क्या समझो कि एक तरफ तो आपने रख दिया एक प्रोटॉन, प्रोटॉन से समझिए, एक तरफ तो आपने रख दिया एक प्रोटॉन। अब दूसरी तरफ ना आप इलेक्ट्रॉन रख रहे हो। क्या रख रहे हो, इलेक्ट्रॉन रख रहे हो। तो पता है आपको लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे दूसरी तरफ, तब जाके ये तराजू बैलेंस होगी, तब जाके तराजू बैलेंस होगी। इससे क्या समझ में आया कि एक अकेला प्रोटॉन लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। आवेश दोनों का सेम है, ध्यान रखना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। आवेश का मैग्नीट्यूड सेम होता है, द्रव्यमान बहुत अलग अलग होता है दोनों का। तो एक अकेले प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मैं यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, एक अकेले प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, या अगर आप प्रोटॉन की जगह, अगर आप प्रोटॉन की जगह पे न्यूट्रॉन रख दो तब भी लगभग यही आता है कि एक अकेला न्यूट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। मतलब ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो हो गए हाथी, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो क्या हो गए हाथी, और जो इलेक्ट्रॉन हो गया ये क्या हो गया, बकरी हो गया द्रव्यमान के मामले में अगर कंपेयर करें तो। ठीक है ना, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत ज्यादा होता है। लिख देता हूं मैं इस बात को, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के सामने नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के सामने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मेरी एक पॉकेट में तो एक प्रोटॉन रखा हुआ है और मैंने मतलब मेरी पैंट की एक पॉकेट में तो एक प्रोटॉन रखा हुआ है, दूसरी पॉकेट में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ
कि मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या करूंगा, प्रोटॉन के सामने क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। उसका कोई मतलब ही नहीं। आप इसको ऐसे समझो जैसे आपकी एक पॉकेट में 1 लाख रुपए पड़े और दूसरी पॉकेट में 1-2 रुपए पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे यार, वो 1 लाख रुपए जो है उनकी वैल्यू ज्यादा है ना, आप उनके सामने 1-2 रुपए को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, चिल्लर है वो तो बिल्कुल वैसे अगर आपकी एक पॉकेट में 1-2 इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं तो दूसरी पॉकेट में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, तो उसके सामने आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, तो ये बात, ये जो है क्वेश्चन में काम आती है, जो चीज मैंने लिखी है ये आगे जाके क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन अपन एक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के द्रव्यमान, आवेश और विशिष्ट आवेश के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है ना, विशिष्ट आवेश के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अपन ने इनका विशिष्ट आवेश निकाला था ना। एक काम करें, देखो टाइम भी होने वाला है मेरे ख्याल से, है ना, नहीं टाइम तो अभी कहाँ होने वाला है अपना, तो टाइम अभी बचा हुआ है, काफी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कण, देखो इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन सब लिखा हुआ है। कैसे करेंगे भाई, इसका विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान के, हमें तो सिर्फ हमें यहाँ पे विशिष्ट आवेश का मान नहीं निकालना, हमें यहाँ पे विशिष्ट आवेश का मान नहीं निकाल। देखो जो है नेमीचंद ने तो बता भी दिया कि अल्फा घटते क्रम में, तो अल्फा का जो विशिष्ट आवेश है सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। बेटा मेरे ख्याल से तुमने गलत किया है, ये आंसर गलत है इसका। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश सबसे कम होता है। ठीक है ना, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ये देखते हैं चलो इसको। ठीक है ना, तो देखो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें देखो यहाँ पे बस क्रम बताना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, क्रम बताना है, मतलब हमें यहाँ पे बस कंपेयर करना है। ठीक है ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी था कि सर इन विशिष्ट आवेश के मानों को याद करें क्या, नहीं याद करना है। क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरीके का आता है कि आपसे कंपेरिजन पूछ लिया जाता है, या तो विशिष्ट आवेश का रेशियो पूछ लेगा, या वो पूछेगा कि घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे, तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले द्रव्यमान की बात करें। ठीक है ना, सबसे पहले अगर अपन द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, 4 mu। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 mu। mu में सोच लो आप चाहे तो, mu में सोच लो या किलोग्राम में सोच लो आप चाहे। ठीक है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किलोग्राम जिसमें आपको इजी लगे, चलो किलोग्राम से बता देता हूँ। ठीक है ना, तो अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, तो अल्फा का द्रव्यमान होता है, आप यहाँ पे चाहे तो लिस्ट बना लो या मन में सोच लो। ठीक है ना, हालांकि अगर मैं लिखूंगा तो देखो लगेगा टाइम, पर जब आप मन में सोचोगे ना तो बहुत जल्दी कर लोगे आप इसको। ठीक है ना, तो अल्फा का जो द्रव्यमान है, अल्फा का द्रव्यमान कितना है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान को सेम ही ले रहे हैं, और यूजुअली क्वेश्चन में सेम ही लिया जाता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज कितना होता है, आवेश की बात करें तो अल्फा पे आवेश होता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 0। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम। क्योंकि विशिष्ट आवेश क्या होता है, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेना आवेश का। ठीक है ना, तो अगर अपन अब आवेश और द्रव्यमान का रेशियो ले, आवेश और द्रव्यमान का रेशियो ले, तो सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले न्यूट्रॉन पे फोकस करो, न्यूट्रॉन पे फोकस करो आप, तो आपको दिखेगा कि यार इसका तो विशिष्ट, इसमें जो है आवेश का मान क्या है, 0 है, 0 कूलम्ब है। ठीक है ना, तो इसका जो विशिष्ट आवेश आएगा, जो विशिष्ट आवेश आएगा, विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये आवेश और द्रव्यमान का रेशियो। तो न्यूट्रॉन पे आवेश कितना है, 0। तो न्यूट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान, सॉरी, न्यूट्रॉन का जो है स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, तो न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश 0 है। बाकियों का कुछ ना कुछ विशिष्ट आवेश जरूर आएगा। बाकी जो है ना अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका कुछ ना कुछ विशिष्ट आवेश जरूर आएगा, कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा, बट न्यूट्रॉन का 0 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो सबसे कम हो गया ना। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश सबसे कम हो गया, ठीक है ना। तो अगर अपन विशिष्ट आवेश देखें, विशिष्ट आवेश, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या आ गया, ये 0/1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आवेश कितना है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है 4 इंटू, सॉरी, अल्फा पार्टिकल पे विशिष्ट अल्फा पार्टिकल पे आवेश कितना होता है, वो होता है 2 इंटू 1. किसने बताया नहीं यार तुम लोग यार, आवेश कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, मास तो होता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, और आवेश कितना होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो 2 इंटू, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है He+2, इसलिए आवेश कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास कितना है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर अपन जो है प्रोटॉन की बात करें तो इस पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, जगह कम है थोड़ी सी, तो आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। एक बार बस बहुत ध्यान से देखना, बस देखना है, आंखों का खेल है यहाँ पे, पूरा पूरा आंखों का खेल है। न्यूट्रॉन का तो मान कितना आ गया 0, बाकियों का कुछ ना कुछ मान आएगा, मतलब न्यूट्रॉन तो क्या रहेगा, सबसे पीछे रहेगा, न्यूट्रॉन के मान तो सबसे पीछे रहेगा, बाकी के पार्टिकल सबसे आगे रहेंगे। अब बचे 3 पार्टिकल, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा में भी ये 2 से नीचे वाला 4 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फा और प्रोटॉन को देखो, अल्फा और प्रोटॉन को ध्यान से देखो, दोनों को, अल्फा और प्रोटॉन को, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि अल्फा में दोनों की वैल्यू एक जैसी दिख रही है, बस अल्फा में ये जो 2 है ना वो नीचे आ रहा है, 1 2 नीचे आ रहा है, मतलब अल्फा का जो विशिष्ट आवेश है वो प्रोटॉन से कम है, तो अल्फा का विशिष्ट आवेश प्रोटॉन से कम है। हमें ये वाली बात समझ में आ रही है, अल्फा का विशिष्ट आवेश प्रोटॉन से कम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखना, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को बहुत ध्यान से देखो, तीनों में अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश को ध्यान से देखो, तीनों में जो न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, जो रेशियो है ना, उसमें ऊपर वाला पार्ट तीनों में सेम है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम तीनों में सेम है। अब आप नीचे देखो, तीनों में ऊपर वाली मान तो सेम है, नीचे देखो अब आप ध्यान से, अल्फा में नीचे आ रहा है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, प्रोटॉन में आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन में आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। पावर देखो, पावर इलेक्ट्रॉन में कितनी कम है, अल्फा और प्रोटॉन में तो -27 और इलेक्ट्रॉन में -31, इस 9.1 को भी चाहे तो आप गोली मारो, आप बस पावर देखो, क्योंकि पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन में पावर -31, मतलब बहुत ही कम हो गया, और अगर नीचे वाला मान बहुत कम हो गया तो ओवरऑल मान क्या हो जाएगा, ये जो ओवरऑल मान है क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये नीचे वाला मान, अगर ये नीचे वाला मान कम, तो ओवरऑल रेशियो का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बात पता ही नहीं पता आपको, मैथ्स का ये रूल होता है कि रेशियो में अगर नीचे वाली वैल्यू बहुत कम तो ओवरऑल वैल्यू बहुत ज्यादा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे आप एक बात बताओ कि अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो सबसे कम हो गया विशिष्ट आवेश, अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ जल्दी से, जिसको समझ में आया लिख के बताओ कि अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश सबसे ज्यादा किसका होगा,
इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इसकी पावर ही इतनी कम है कि ओवरऑल वैल्यू सबसे ज्यादा है, सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे आएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे आएगा, आगे आएगा। ठीक है, अब बचे प्रोटॉन और अल्फा। अब कौन बचे? प्रोटॉन और अल्फा। प्रोटॉन और अल्फा को, अब आप प्रोटॉन और अल्फा को ध्यान से देखो, प्रोटॉन अल्फा को ध्यान से देखो, सिर्फ प्रोटॉन अल्फा को देखो, तो आपको दिखाई देगा कि बस अल्फा में एक 2 नीचे आ रहा है, जबकि प्रोटॉन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अल्फा और प्रोटॉन दोनों के मान लगभग एक जैसे, बस अल्फा में एक 2 एक्स्ट्रा नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब अल्फा का मान क्या हो गया? छोटा कि बड़ा? अल्फा का मान प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? छोटा हो गया। विशिष्ट आवेश का मान अल्फा के केस में प्रोटॉन से छोटा हो गया, तो अल्फा का मान छोटा और प्रोटॉन का मान थोड़ा बड़ा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट से राइट विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का बढ़ता हुआ क्रम। विशिष्ट आवेश को अपन इंग्लिश में स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। विशिष्ट आवेश को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अच्छे से समझ में आया वाला क्वेश्चन? एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब आप कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ठीक है, यही यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है, ये मैंने मेरे तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से विशिष्ट अनुपात का मान अधिकतम होगा। निम्न में से विशिष्ट अनुपात, विशिष्ट, एक मिनट, यहाँ पे विशिष्ट आवेश अनुपात, विशिष्ट आवेश अनुपात का मान अधिकतम होगा। कर सकते हैं आप लोग इसको? करो, देखो सब लोग सोचो। He प्लस, पहला ऑप्शन है He प्लस, दूसरा He प्लस 2, तीसरा है H प्लस, जो होता है ड्यूटीरियम। D प्लस, D प्लस होता है 1H2। ठीक है ना, ड्यूटीरियम होता है 1H2। तो देखो भाई, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले He प्लस, सबसे पहले अगर अपन He प्लस की बात करें तो अपने पास 4 पार्टिकल है ना यहाँ पे, He प्लस, He प्लस 2, H प्लस और D प्लस। तो इन पे आवेश, जिसको कि मैं E बोल रहा हूं, और फिर द्रव्यमान, जिसको मैं M बोल रहा हूं। ठीक है, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आना, आप ये टेबल बना लिया करो, सबसे आसान होता है। और जैसे मैं He प्लस की बात करूं तो इस पे आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। He प्लस 2 पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। H प्लस पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि एक ही प्लस है। D प्लस पे आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर एक प्लस दिखाई दे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख देना। 2 प्लस दिखाई दे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख देना। 3 प्लस दिखाई दे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम दिखाई दे। 5 प्लस दिखाई दे, क्या लिख दोगे? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, और अब मास की बात कर लेते हैं। तो मास की बात कर लेते हैं तो भाई He प्लस, चाहे तो आप यहाँ पे जो मास है, एक बात मैं बता दूं, He प्लस और He प्लस 2 दोनों का मास लगभग सेम होगा। आप बोलोगे सर दोनों का मास सेम क्यों होगा? तो दोनों में मुझे एक बात बताओ, फर्क किस चीज का है? ठीक है, फर्क है He प्लस में तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, जबकि He प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बचे क्या है? दोनों में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन He प्लस में भी बचे हुए हैं, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन He प्लस 2 में भी बचे हुए हैं। ठीक है ना। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, अभी वही बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन के कारण मास पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो He प्लस और He प्लस 2 हम दोनों के मास को लगभग सेम ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के कारण मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम किसी एटम का मास निकालते हैं ना, तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन के मास को यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सामने। ठीक है ना, क्योंकि वो इतना कम होता है। मैं वही बात है ना, एक जेब में 1 लाख रुपए पड़े, दूसरी जेब में 1 रुपया पड़ा है, 1 रुपए को 1 लाख के सामने तो नेग्लेक्ट करूंगा ना मैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे He प्लस का द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। He प्लस 2 का भी 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम।
H प्लस का 1.67, ये सब जगह 67 लिख लेना, 1.6 10 की पावर 31 किलोग्राम। और D प्लस का कितना है मास, इसमें डी जो ड्यूटेरियम होता है ना बेटा, ड्यूटेरियम मतलब 1H2, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और D प्लस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों का मिला के कितना मास हो गया, 2mu। और 2mu की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। एक मटे 27 आएगा यार, 27 सॉरी, इलेक्ट्रॉन के केस में 31 आता है, 27। ठीक है ना। यहाँ तो बहुत ही आसान है यार, यहाँ पे तो जो है पावर जो है सबकी सेम है। तो जो अगर अपन यहाँ पे रेशियो ले लें, अगर अपन He प्लस अगर हम यहाँ पे अपन अगर रेशियो ले लें, तो अगर अपन सबका रेशियो ले तो He प्लस 2 और H प्लस या D प्लस का रेशियो लें, और अगर अपन इन्हें कंपेयर करें, अगर अपन कंपेयर करें तो He प्लस के केस में आ जाएगा 1/4। आप ऐसा सोचो कि 1.6 मतलब ये जो He प्लस है ये आ जाएगा E/m की वैल्यू। E/m को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 27। He प्लस 2 के केस में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम डिवाइड बाय 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। H प्लस के केस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम अपॉन 1.67 10 की पावर 27 किलोग्राम। और D प्लस के केस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम अपॉन 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। तो आप ऐसा करें जो है आप इसको अगर अपन कंपेयर करें तो आपको ये 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम और 1.67 10 की पावर 27 किलोग्राम ये सब में कट जाएगा। अगर कंपेयर करें तो ये सब में काट दो ये, तो आपको ये रेशियो यहाँ पे दिखाई देगा 1/4, ये रेशियो आपको दिखाई देगा 2/4, ये रेशियो आपको दिखाई देगा 1/1, ये रेशियो आपको दिखाई देगा 1/2। 2/4 का 1/2 लिख सकते हो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप इन्हें कंपेयर कर लो। सबसे ज्यादा मान किसके लिए आ रहा है, क्या पूछा था अपने से, सबसे ज्यादा मान किसका है। देखो भाई इन सब में ये वाला मान 1/4 क्या होता है 0.25, 1/2 क्या होता है 0.5, ये 1 और ये 0.5, ये वाला मान मैक्सिमम आ रहा है, मतलब H प्लस के लिए मान मैक्सिमम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, H प्लस। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही बोला, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लास जो है खत्म हो गई है।